नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 10/6/2023 को ये पेपर हुआ था प्रथम पाली में। उसी का क्वेश्चन पेपर हमसे सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, रियल है, आप सभी इस पे भरोसा कर सकते हैं। जो भी 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का ये प्रीवियस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। फ्रेंड आज की क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सा काम जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम सिर्फ विज्ञान सेक्शन से प्रश्न देखते हैं। विज्ञान सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी से कि लाइम जल है, इसका रासायनिक सूत्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, CaOH2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइम जल को हम सभी क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसका रासायनिक नाम को याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है इससे संबंधित आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो देखिए खतरे के सिग्नल में हम सभी लाल रंग का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, क्योंकि सारा चीज हम सभी सोल्यूशन करने वाले हैं बिल्कुल। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वो फैक्ट भी आपको कवर कराते चलेंगे, ताकि एक्स्ट्रा चीज आपका कवर होते चल जाए। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है कि हमसे प्रयोग करते हैं खतरे में सिग्नल का, वो लाल रंग का करते हैं। लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिक होता है और कम विक्षेपित होता है ये, इसी कारण से हम सभी लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो देखिए मानव का जो उद्भव हुआ है, यानी कि उत्पत्ति हुआ है, वो कहां से हुआ है, तो अफ्रीका से माना जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हर कोना में जो है कि मानव छिड़ाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का जो प्रतिशत है वो लमसम आपका 0.003% है। वहीं पर अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए वायुमंडल में कितना है, तो लमसम 78% से बेसी है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21%, 78% लमसम जो है कि आपका नाइट्रोजन है, और आपका कार्बन की बात किया गया है तो ये आपका हो जाएगा 0.003% हो जाएगा, या कभी कभी 0.003% भी रहता है। तो जो ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाए उस हिसाब से टिक करना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। तो ये कुल 5 किया था, याद रखिएगा आप सभी। कब किया था जी, 1969 में किया था। ये डेट को याद रखिएगा। और वो 5 मानदंड क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा और एनिमेलिया हो जाएगा। तो ये कुल 5 था। अगला है सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। क्या एक समान विशेषता है इसमें, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी कशेरुकियों का एक समान विशेषता सिर होता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, बिल्कुल खोपड़ी कहते हैं। तो ये एक समान विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है। कभी आप बरसात के सीजन में देखे हैं या आप ठंडी के सीजन में देखिएगा, तो वो पत्ती पर जब पानी जमता है तो लास्ट में देखिएगा उसका एक कोना में जमा होता है, बूंद बूंद करके टपकता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसे गुटेशन कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया 52 नंबर। 3 प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं। ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32 ओम। ध्यान रखिएगा आप सभी, 32 ओम हो जाएगा। इसको बनाइएगा किस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप सभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए BC और CA दिया हुआ है, BC और CA दिया हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले यहाँ पर आपको R1 और प्लस R2 करना है, ठीक है, R1 और R2 करना है। तो R1 R2 करना है किसके लिए, ACB के लिए। A हो गया, C हो गया और B के लिए, ACB के लिए, ACB के लिए करना है। तो यहाँ पर 60 दिया हुआ है, अब प्लस हो जाएगा 100, कुल कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बनाने में नहीं बन रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं।
160 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि ए बी कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से बनाता है 160 गुना उसके बाद 40 हो जाएगा और बटा यहाँ पर हो जाएगा 160 प्लस 40। इस प्रकार से इसको सोल्यूशन कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो नीचे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 200। तो 160 गुना 40 अब बटा यहाँ पर हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको अगर कटाइएगा तो 40 पंचे क्या हो जाएगा, 40 पंचे हो जाएगा 200, 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 32 यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 32 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 54 है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी रिक्तिका कह लीजिए या राजधानी कह लीजिए या वैक्यूल कह लीजिए, एक ही चीज़ है। ध्यान रखिएगा, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे याद रखिएगा, जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 55। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, जो कि एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। इसका कुल क्षमता देखिएगा तो वो 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का क्षमता है कुडनकुलम में। अच्छा, नरोरा कहाँ पे पता है आप सभी को? उत्तर प्रदेश में है नरोरा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाले कीट मुक्त प्रजाति है। तो ये प्रजाति जो है सोयाबीन का है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन जो भारत में करता है वो मध्य प्रदेश करता है, इसीलिए हम सभी सोया हुआ प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। इसमें सबसे अधिक जो है कि आपका प्रोटीन रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम सभी उपयोग करते हैं क्या चीज का? सोनार को उपयोग पता है क्या चीज के लिए करते हैं? बिल्कुल, समुद्र में किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। अगर कोई भी वस्तु डूब गया है तो हम सभी उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। तो ये आपका पराध्वनि या पराश्रव ध्वनि भी कह सकते हैं या पराश्रव तरंग कह सकते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। इसका आवृत्ति देखिएगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। वहीं पर अपश्रव तरंगों की बात किया जाए तो ये होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है और श्रव तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार रेडियोलट प्रवेश परीक्षा के लिए जो है कि कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जो मिनिमम फी में कंप्लीट आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है, जहां पे आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलने वाला है, बिल्कुल थ्योरी क्लास आपको मिलने वाला है, प्लस में आपको नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा और हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको मिलने वाला है। जिस प्रकार से आपका CBT होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी पैटर्न पर आप सभी को इसी में टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना स्कोर चेक कर पाइएगा। तो बिल्कुल जाइए, तैयारी कीजिए। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में और डीएलएड का सपना है करने का, टीचर बनने का, तो जाइए आप सभी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तो आने वाला समय में आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा और आप एक बार में रिजल्ट बना लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां पे जाके डायरेक्ट आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है, डायरेक्ट कोर्सेज को बाय कर लेना है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर मिनिमम समय के लिए रहने वाला है, तो जाइए इस ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। अगला है जेल मिश्रण है। तो जेल मिश्रण जो है ये किसका उदाहरण है? द्रव और ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघल जाता है? तो देखिए, टंगस्टन जो पिघलता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है कि ये आपको बनाना था। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस लौट जाता है, तो बालक का औसत वेग क्या होगा? सबसे पहले औसत वेग बराबर क्या होता है पता है? विस्थापन बटा समय होता है। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर चलता है 50 सेकेंड में, तो 100 किलोमीटर इसको चला लिए पूर्व दिशा में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर अपनी दिशा पुनः बदल कर 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में वापस लौट जाता है। यानी कि यहाँ पर आया था 100 मीटर चल के पुनः वापस लौट गया है 100 किलोमीटर, यानी कि जहाँ से वो शुरू किया था फिर वहीं आकर खत्म हो गया। यानी कि विस्थापन क्या हो गया पता है? 0 हो गया विस्थापन। यहाँ से आप मुंबई गए और मुंबई से फिर आके
यहीं पर आगे तो वो विस्थापन आपका जीरो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर समय जीरो नहीं होता है। अगर 2 घंटा समय लगाए जाने में और 2 घंटा आने में लगाए तो यानी कि 4 घंटा समय लगाए पर आपका विस्थापन जीरो हो गया है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए 100 गया और फिर 100 वापस आ गया, तो ये पर तो जीरो हो गया, माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद समय कितना लग गया आपका, 50 सेकंड यहाँ, 50 सेकंड यहाँ, यानी कि कुल 100 सेकंड का समय लग गया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेग बराबर जीरो हो जाएगा। ऊपर में जीरो है और नीचे में 100 है, तो ये जीरो ही मान आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलो उसका अगला है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो देखिए सक्रिय धातु जो सबसे होता है अधिक वो होता है पोटासियम का, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे सक्रिय पोटासियम है, पर ऑप्शन के हिसाब से बी को टिक कर सकते थे, लोहा का। अगला है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। तो इसे हम सभी सिरका कहते हैं, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती हैं। तो वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया के कारण वस्तुएं जो है कि फिर ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एम और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गति ऊर्जा से चाल्यमान हो तो इनके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति जो है प्रतिक्रिया है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है, ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी से क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था। अब हम सभी समान अध्ययन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश रूप में जाना जाता है। तो इसे हम सभी किस रूप में जानते हैं, वर्तमान प्रति के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, वर्तमान प्रति के रूप में इसे हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुआ था और उसके बाद जो है कि वर्साई की संधि के द्वारा जो है कि 1920 में ही राष्ट्र संघ बनाया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ, 1920 में वर्साई की संधि से राष्ट्र संघ को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलूरी सीताराम राजू कौन थे। फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं आपसे क्लासेस को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराते हैं। तो क्लास को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कीजिएगा। देखिए तैयारी आप सभी को यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, इसीलिए कहीं भटकना नहीं है, तैयारी कीजिए आप सभी, हर चीज़ आपको दिया जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप सभी तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप सभी को तैयारी करवाने वाले हैं ताकि आपका परफेक्ट तैयारी हो जाए। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अलूरी सीताराम राजू कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था, ये ध्यान रखिएगा आप सभी, आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था ये। अगला है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, जिसे हम सभी शॉर्ट में MIC भी कहते हैं, MIC भी कहते हैं। ये कब हुआ था जी, बिल्कुल 1984 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, अभी चल रहा है आपका फिल्म। अगला है, जारोजेलेस्की किस देश का राष्ट्रपति थे। तो ये पोलैंड देश का राष्ट्रपति थे जारोजेलेस्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो था वो आपका 1989 से लेके 1990 तक था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। तो देखिए खाद्य फसल की यहाँ पर बात किया गया है, तो गेहूं खाद्य फसल है, चावल भी खाद्य फसल है और मक्का भी खाद्य फसल है, जबकि कपास जो है ये खाद्य फसल नहीं बल्कि ये एक रेशेदार फसल है। क्या है जी, रेशेदार फसल है। कपास सबसे अधिक जो होता है वो काली मिट्टी में उपजाऊ होता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ होता है। इसका सर्वाधिक कम जनसंख्या जो है ये किस राज्य में है। देखिए सबसे अधिक कम जनसंख्या जो है वो आपका सिक्किम राज्य में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वो अपना बिहार राज्य में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का है, और सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, भारत में गोवा का है। भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला यूरोपवासी कौन था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी, तो वो वास्को डिगामा ने किया था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था 1498 में। ध्यान रखिएगा इस डेट को। अगला क्वेश्चन देखिए, G77 की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड 1964 में हुआ था। 77 विकासशील देश के द्वारा किया गया था 1964 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गंडक नदी को हम सभी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये आपसे लमसम बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये ध्यान देना है कि बिहार से संबंधित कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अभी आपको बताएं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। जैसे कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, इसमें 1106 व्यक्ति रहता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहां पर क्या बताना है? भारत के लिए एक सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि भारत में क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितना है? तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो ये आपका 34 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है कहां पे? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से याद रखिएगा सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध जो है ये किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 48A जो है ये आपको बताता है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सभी यहाँ पर जा सकते हैं कि वन्य जीव हो गया और प्राकृतिक संसाधन जो है उसका संरक्षण करना ही आपको बताता है अनुच्छेद 48A। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? ये आपका बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये तिलका मांझी था, ध्यान रखिएगा। भागलपुर में ये फेमस था, जबड़ा पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो आपका सुल्तानगंज का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में इसने युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए पंचायती राज की बात किया जाए तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था किया था, यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। तो इसका चर्चा जो किया गया था अनुच्छेद 40 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बाकी बात जो है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है कि पूर्णतः जो मान्यता दिया गया था पंचायती राज को वो 73वां संविधान संशोधन 1993 में दे दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसमें सिर्फ राज्य को ये दर्जा दिया गया था कि आप पंचायती राज लागू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया सभी राज्य को पंचायती राज आपको लागू करना ही करना है। तो वो 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। और पंचायती राज जो है ये आपका अनुसूची की बात किया जाए तो वो अनुसूची 11 में है और संविधान के भाग 9 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहीं पर अगर नगर पालिका की बात किया जाए तो वो आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1994 में किया गया था। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी। नगर पालिका अनुच्छेद जो है वो 9A में है। और अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 12 में आपका नगर पालिका से संबंधित है। अगला है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाचे मार्क। ये 1948 में जर्मनी का मुद्रा था, अभी वर्तमान में यूरो चलता है जर्मनी में। अगला है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए लक्ष्मी सागर झील जो है ये आपका दरभंगा जिले में स्थित है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं से आप सभी याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित एक प्रश्न था, तो इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा आप सभी। पूर्ण रूप से जो दर्जा दिया गया था वो अनुच्छेद 243 से लेके आपका 243A से लेके जो है कि 243O तक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इस अनुच्छेद को याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपका जो है कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। अगर इसको बनाइएगा तो आराम से बना सकते हैं, जैसे कि SUN, उसके बाद जो है कि URR, उसके बाद WOV। तो इसको किस प्रकार से आप बना सकते हैं?
इसको देखिए किस प्रकार से आपसे बनाइएगा। यहाँ पर एक सीरीज फॉलो करता है और सीरीज के हिसाब से ही बना सकते हैं। एस, उसके बाद जो है कि टी यू भी डब्ल्यू, यानी कि दो दो बढ़ाया है। एस के बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद भी डब्ल्यू, यानी दो दो बढ़ाया है तो आगे भी दो बढ़ेगा। तो डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, एक्स होगा, वाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाई आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और ओ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर माइनस किया है। यहाँ पर दो प्लस था और यहाँ पर अब माइनस हुआ है। तो ओ से आर तक चलिए, कितना हो जाएगा, तो ओ से आर तक जाइएगा तो ये 3 माइनस है, ओ हो जाएगा, उसके बाद पी क्यू आर, यानी 3 माइनस है। उसके बाद आर से आपको यू चलना है, तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एस टी यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 3 माइनस किया हुआ है तो आगे भी 3 माइनस होना है। तो अब यहाँ आगे हमको क्या करना है, आगे भी हमको क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो कौन सी संख्या यहाँ पर धरना होगा ताकि ओ पूर जाए। तो देखिए एल को अगर धरते हैं तो एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एल आपका आने वाला है। ठीक है, वाई हो गया और एल हो गया, तो वाई एल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी सीरीज फॉलो हो जाएगा। एन के बाद आर है, आर के बाद बी है, उसी प्रकार से एन से आर जाइए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस होगा। उसके बाद आर से भी जाइए 4 प्लस होगा और आगे भी 4 प्लस कीजिएगा तो जेड आ जाएगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है बाघ, जंगली जानवर एवं गाय के बीच संबंध को यहाँ पर बताना था। तो देखिए बाघ और जंगली जानवर, देखिए सभी बाघ क्या हो जाएगा, जंगली जानवर हो जाएगा, क्योंकि सभी बाघ जंगल में ही रहता है, घर में बाघ नहीं रहता है, याद रखिएगा आप सभी। गाय क्या है, पालतू है और ये घर में रहता है, तो ये जंगल में नहीं रहता है। तो ये जो हो जाएगा इसका अगर देखिएगा तो ये ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बाघ हो जाएगा, उसके बाद ये जंगली जानवर हो जाएगा और उसके बाद जो है कि यहाँ पर गाय हो जाएगा। सभी बाघ क्या है, जंगली जानवर हैं। ठीक है, सभी बाघ क्या है, जंगली जानवर हैं, पर गाय जंगल में नहीं, घर में रहता है, पालतू जानवर है गाय, तो अलग हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से बनाइएगा आप सभी। तो याद देखिए 2 दिया हुआ है, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, यानी कि 2 की सीरीज में बढ़ा है तो आगे 12 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए ये आपका सीटिंग एग्रीमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, बना लीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच है तथा एफ सी और ई के बीच बैठा है। सी बी के बाईं ओर तीसरा है और ए बी के ठीक दाईं ओर है। तो ए के दाएं चौथे स्थान पे कौन है। जो 6/6/2023 को पेपर हुआ था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन का पूछने का तरीका यहाँ पर बदल दिया है, बाकी बात सारा पैटर्न वही है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक घेरा बनाइए आप सभी इस प्रकार से। 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त को बैठाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया यहाँ पे और ये एक 6 हो गया। क्या कहा गया, ए जो है डी और बी के बीच में है। ए कहाँ है, डी और बी के बीच में है, तो बी को यहाँ पर बैठा दीजिए और डी को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, डी को यहाँ पर बैठा दीजिए तो ए बीच में बैठ गया है। ठीक है, देखिए इधर दायां जाएगा, इधर दायां जाएगा और इधर बायां जाता है, हमेशा याद रखिएगा आप सभी। दायां इधर जाएगा, बायां इधर जाएगा। हालांकि जब पढ़ाने लगेंगे तो उसके बाद आपको डिटेल से सारा चीज़ बताया जाएगा, सब चीज़ आप सभी समझ पाइएगा बेहतर तरीके से। यहाँ सिर्फ आप सभी ध्यान दीजिए आप सभी कैसे बनाना है अभी। तो यहाँ पर हो गया कि डी और बी के बीच में ए बैठ गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, ए जो है सी और ई के बीच में है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आगे आके देखिए सी बी के बाईं और तीसरे स्थान पे। क्या कहा गया, सी जो है बी के बाईं और तीसरे स्थान पे। बायां किधर जाएगा, बायां इधर घूमेगा, बायां इस साइड घूमेगा। तो यहाँ है बी, उसके बाद तीसरे स्थान पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर जो है कि आपका सी बैठेगा, सी यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है आप सभी से कि ए जो है बी के ठीक दाएं ओर है। तो ए बी के ठीक दाएं ओर है, तो बी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ए इसके ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। देख लीजिए ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। अब हमसे क्या कहा गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, एफ जो है सी और ई के बीच में है। तो एफ सी और ई के बीच में है, तो एफ को यहाँ बैठाएंगे और ई को यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे इस लाइन पे। तो यहाँ देख लीजिए सी और ए के बीच में ए बैठ गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमसे से क्या पूछा गया है कि ए के दाएं चौथा कौन सा स्थान है। तो ए कहाँ है, पहले ये देखिए ए यहाँ पे है, इसका दायां चौथा स्थान हमको खोजना है। तो दायां तो आपका ये जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि चौथे स्थान पे ई होगा आपका। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो कोशिश कीजिएगा समझने का, और जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे सीटिंग एग्रीमेंट तो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा था, बाकी बात कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रयास रहा है कि हम आपको समझा पाएँ। उसके बाद देखिए शब्द में दिया हुआ है FATHER में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला है। देखिए इसको किस प्रकार से बनाइएगा, यहाँ वर्णमाला अक्षर की बात किया गया तो वर्णमाला शुरू होता है A हो गया, B C D E F G, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ये अक्षर, तो इसको नीचे में रखिए FATHE, उसके बाद देखिए R हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा गया, अक्षर के उसी स्थान पे जिस पर वर्णमाला है। तो यहाँ पर देखिए ई और ई दोनों मेल खा रहा है, यहाँ पर उसी स्थान पे ई और ई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा स्थान पे दोनों मेल खा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, ई ही मेल खा रहा है, बाकी बात कोई मेल नहीं खा रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 91 है। दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा, तो यहां पर कौन सा विकल्प आएगा पता है आप सभी को? बिल्कुल पता है आप सभी को। देखिए कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ यहां पर पलटाया गया है। डी यहां पे है, डी यहां पे है, आर यहां पे, आर यहां पे, ए यहां पे, ए यहां पे, डब्ल्यू यहां पर है, डब्ल्यू यहां पर है। तो उसी प्रकार से इसको पलटा दीजिए, पी को आगे कर दीजिए, ए को आगे कर दीजिए, आर को कर दीजिए और टी को पीछे कर दीजिए। तो पी हो जाएगा, उसके बाद जो है कि ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो PART ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए JP, ये आपका बिल्कुल ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है और इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए 3 6 12 24 और 384 दिया हुआ है, तो ये सभी देखिएगा मल्टीपल है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 दूनी 96 होता है, 96 दूनी 192 होता है, 192 दूनी कितना होता है 384 होता है। तो कुल मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका 8 बार हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 8 बार में आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं पता है आप सभी को? 36 है, 12 है, 3 है, 45 भी है, 9 भी है, 5 भी है, 105 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। तो यानी कि ये सीरीज जो फॉलो किया है इस साइड से सीरीज फॉलो किया है, क्योंकि बड़ा है ऊपर में। तो किस प्रकार से इसको बना सकते हैं? देखिए 12 ने 24, 12 3 36, 12 से इसको भाग के देखिए 3 बार में ये भाग लग रहा है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से 9 से 45 में भाग दीजिए, 9 5 45, 5 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 7 को 105 में भाग देके देखते कितना बार में लगेगा, तो 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, तो 15 बार में भाग लगेगा, जिसका करेक्ट आंसर 15 होगा, याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए त्रिभुज को गिनती करने के लिए दिया हुआ है, तो इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है पता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। त्रिभुज जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दिया हुआ है और उसके बाद ये एक लाइन अलग से है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये लाइन को पहले गिनती कीजिए, इसमें लिखिए 1 2 3 4, सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ से 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, अब प्लस में 1 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा, तो 10 2 12 हो जाएगा कुल त्रिभुज की संख्या इसमें। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार सवाल आपसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना था और समझना था, आराम से बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया, एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क को एक आवेदन प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि आज आपको एक आवेदन प्राप्त हुआ, ठीक है। आप क्या किए, अगले दिन वो आवेदन को किसी अधिकारी को भेज दिए, समझिएगा सिर्फ अगले दिन किसी अधिकारी को भेज दिए। वही कहा गया कि अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक के एक मेज पर भेज दिया। उसके बाद वो क्या था, उस दिन छुट्टी पर था, यानी कि कल जो भेजे वो क्या था, उस दिन छुट्टी पर था। फिर वरिष्ठ लिपिक जो है अगले शाम को आवेदन जो है कि डेस्क अधिकारी को भेजा, यानी कि कल वो छुट्टी पर था, परसों जो था वो किसी अगले अधिकारी को भेजा है। तो यानी कल एक छुट्टी था, फिर अगले दिन भेजा, एक छुट्टी पर था, 2 हो गया, प्लस में आज हमको एक आवेदन मिला था, ये मिला के कुल 3 दिन आपका हो गया। आज मिला, फिर कल और फिर कल, 3 दिन आपका हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया, डेस्क अधिकारी ने अपने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन कर दिया, जिस दिन यानी कि तीसरा दिन जो उसको मिला तो उसी दिन कर दिया था, और उस दिन शुक्रवार था। तो अब आवक क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था, यानी कि शुरुआती दिन में उसको कब प्राप्त हुआ था। यानी कि मान लेते आज हम क्या किए, हमको एक आवेदन प्राप्त हुआ, कल हम किसी अधिकारी को भेजे थे आवेदन पर, उस दिन वो छुट्टी में था, पर दूसरे दिन यानी कि कल के बाद परसों वो अधिकारी आया, वो अधिकारी क्या किया,
उसी दिन काम खत्म कर दिया और उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो अब हमको पता करना है कि हमको किस दिन आवेदन मिला था। तो मान लीजिए शुक्रवार को उसको आवेदन मिला था, ठीक है। उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके अगले दिन जिस दिन वो छुट्टी पे था तो उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन आपका बुधवार हो जाएगा। तो वो हमको किस दिन मिलेगा, वो मंगलवार को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर 3 दिन आपको माइनस करना था, 1 2 3 दिन। तो शुक्र से 3 दिन माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगल हो जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सवाल बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। थोड़ा सा इसमें बनाने में दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। त्रिबुद्धि वाला को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शाश्वत का विलोम क्या होता है? तो देखिए शाश्वत का जो विलोम होता है वह अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थान को भरना है, मैं पौधे डैश रहा हूं। तो मैं पौधे क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आंसर कर सकते थे। अगला है दिए गए शब्द में पर्यायवाची का चयन करना है। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आभूषण का पर्यायवाची। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ होता है संकट से कठिनाई से बचना, संकट से कठिनाई से बचना। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य को छांटना था। देखिए इसका शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन में ए है कि मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी बात सभी क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का चना चबावना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए लोहे का चना चबावना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है संघर्ष करना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो इसमें अशुद्धि कौन सा, एक यानी कि अशुद्धि बरतनी है। तो देखिए दवाइयाँ तो ठीक है, मयंक भी ठीक है, उज्ज्वल ठीक नहीं है। उज्ज्वल को हम से किस प्रकार से लिखते हैं पता है आप सभी? इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल, यानी कि दोनों में आधा जो लगा रहता है, उसके बाद व और ला लगा रहता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी बात ये आपका गलत है, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची बताना था। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। अगला है संधि विग्रह करना है। यहां पे संधि शब्द का संधि विग्रह करना है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम जोड़ धी हो जाएगा, सम जोड़ धी हो जाएगा। अच्छा ये में मोह में जो हलंत लगा इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है आधा मोह, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? इनमें से किस शब्द में समास है ये बताना है। तो देखिए राज अध्यक्ष में भी समास है, राजा रानी में भी समास है और यथाशक्ति में भी समास है। ये सभी में समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ समझिएगा राज अध्यक्ष में जो है ये आपका तत्पुरुष समास है, राजा रानी में आपका द्वंद्व समास है और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो देखिए नदी शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो नद होता है। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा अहिरीन हो जाएगा, अहिरीन हो जाएगा। अगला है कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो देखिए कर शब्द का अर्थ नहीं है इसमें ये बताना है। तो बर्फ ये कर शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि पानी हो गया, हाथ हो गया और हस्त हो गया, ये कर शब्द का एक अर्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो गंदगी से घृणा करता है। इसमें से जो है वो कौन सा कारक है? यानी ये से जो लगा हुआ है किस कारक का चिन्ह है? तो ये कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी यहाँ पे? तो याद रखिएगा ये अपादान कारक का है। जहाँ पर जुदाई का भाव आए वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कि आम का पत्ता पेड़ पर से गिर गया, पेड़ पर से गिर गया, यानी कि जहाँ जुदाई का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अधिकरण में क्या होता है? में पर, जहाँ पर अधिकार हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सुहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक पर सर्ग है? तो कहाँ पे है? भीतर में है, यानी कि अधिकार करके बैठा हुआ, अधिकरण कारक होगा इसमें। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इनमें से कौन सा वाच्य है?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मवाच्य है, कि मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है या मुझसे पत्र नहीं लिखा जा रहा है, ये कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कुदंख इब ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूसक जमी तोरी। इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी चौपाई छंद कहते हैं, जिसमें 16-16 मात्रा हो। अगला है, 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद जो है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोहा छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अलंकार का क्वेश्चन जो है कि बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। जब अलंकार हो गया, रस हो गया, ये सभी जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे आपको अलंकार को पहचानना है। इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन है कि पीट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सतावर। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार से क्वेश्चन बहुत पूछा गया, उपमा अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका छंद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मुनि पद कमल बंदी दऊ भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृनंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। इसमें किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें जो छंद है आपका चौपाई छंद है, जिसमें 16-16 चरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो जग हित पर प्राण निछावर हे कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपयुक्त में से कौन सा छंद है? इसमें किस प्रकार का छंद है? तो इसमें रोला छंद है। अगला है गद्यांश, इसमें देख के पढ़ना था, तो यहाँ डायरेक्ट चलाइए, उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। क्वेश्चन दिया हुआ था कि गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी है? तो यानी कि नदी के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा नदी के बारे में जो बताया गया है, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि, ये सभी भारत के मैदानी भागों की नदी है। तो ये सभी हो जाएगा नदी का भाग हो जाएगा। गंगा, यमुना, गोदावरी ये सभी नदी का ही भाग है और नदी के लिए ही उपयुक्त हुआ है। तो यहाँ ये नदी के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो ये कुल आप सभी का प्रश्न था, जिसमें कि हम सभी साइंस का, समान अध्ययन का, उसके बाद रीजनिंग का और हिंदी का क्वेश्चन कवर करवा दिया आप सभी को। और चलिए आप सभी को इंग्लिश और मैथ का दिखा देते हैं, और इसके लिए जो है कि अलग अलग से हम क्या करेंगे, क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी बात जो मेरा टॉपिक था, जो मेरा सब्जेक्ट था, वो आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा दिए हैं। और बाकी बात आगे हम सभी बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके आप सभी रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद जो कि सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी रोक रोक के देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। हालांकि इसका बिल्कुल डिटेल सभी वीडियो आपका आने वाला है अलग अलग टॉपिक का, तो वो आपको बता देंगे। मैथमेटिक्स में देखिएगा तो यहाँ देखिए आपका ज्योमेट्री ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बहुलक से क्वेश्चन है, समीकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, उसके बाद प्रॉफिट इन लॉस से भी क्वेश्चन है, बहुलक से क्वेश्चन ही है, आंकड़े से क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि आपको हो गया क्षेत्रमिति हो गया, ये क्वेश्चन आपको देखना होगा। चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया है, आभास संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथमेटिक्स में जो है, मैथमेटिक्स में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछा गया है, बना सकते थे, बहुलक से दिया हुआ है। बिल्कुल ये आपका मैथमेटिक्स का है, देख लीजिए आप सभी। इसको क्या कीजिएगा आप सभी, रोक रोक के देख लीजिएगा आप सभी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, हम आंसर के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।